हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम जो अभी कवर कर रहे हैं वो पॉलिटिकल की बुक को कवर कर रहे हैं और ये हमारी सेमेस्टर 1 की पॉलिटिकल है। अगर आपके पास भी ये पॉलिटिकल है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। इस पॉलिटिकल साइंस का नाम है हमारा राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जिसमें हम ऑलरेडी यूनिट 1 कवर कर चुके हैं। यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 भी कवर कर चुके हैं और यूनिट 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। एंड हम लोग यूनिट 3 भी कवर कर चुके हैं और आज हम यूनिट 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी ही वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं हम यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी यूनिट नंबर 3 है और इस यूनिट का नाम है राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद के मुद्दे, जिसमें हमने सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत को जाना था और सार्वजनिक बनाम निजी बहस, नारीवादी परिप्रेक्ष्य, सेंसरशिप और इसकी सीमाएं और इसकी जो सीमाएं होती हैं हम उसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम इसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, आप सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच संबंधों को कैसे समझते हैं। यानी आप सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच के जो संबंध हैं उनको कैसे समझ सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे परिभाषा, यानी इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। सेंसरशिप का अर्थ है किसी साम्राज्य, विचार या सूचना को प्रतिबंधित करना, जबकि स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और उन्हें जानने का अधिकार। यानी देखिए, सेंसरशिप जो होती है वो एक तरीके से बाधा या एक तरह से रुकावट डालती है, बल्कि जो स्वतंत्रता होती है वो सारी ही चीज़ें खुलेपन में देती है, सभी व्यक्तियों को अधिकार होता है और सेंसरशिप अधिकारों को रोकने का कार्य करती है। तो इन दोनों को हम अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के साथ अंत संबंधित हैं और किसी भी समाज में इसका संतुलन महत्वपूर्ण है। यानी देखिए, दोनों ही जो अवधारणाएं वो एक दूसरे से अंत संबंधित हैं और किसी भी समाज में संतुलित होना इनका आवश्यक है, तभी जो समाज है वो अच्छे वे में चल सकेगा। अब हम देखेंगे संबंध कि इनके जो संबंध हैं वो किस तरह से हम देख सकते हैं। पहला हम देखेंगे स्वतंत्रता की सीमाएं। सेंसरशिप स्वतंत्रता की सीमाओं को निर्धारित कर सकता है। जब सरकार या अन्य संस्थाएं किसी सामग्री को प्रतिबंधित करती हैं तो वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कम कर देता है। यानी अगर सेंसरशिप लगी होती है तो व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता होती है वो कम हो जाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक स्थिरता। सामाजिक स्थिरता के आधार पर देख लेते हैं। कुछ तर्क करते हैं कि सेंसरशिप सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वह यह मानते हैं कि यदि सभी विचारकों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाए तो उससे अराजकता या असामंजस्य हो सकता है, लेकिन इससे स्वतंत्रता का हनन होता है। यानी देखिए, कुछ लोगों का तर्क है या कुछ लोगों का मानना है कि जो सेंसरशिप है वो भी आवश्यक है, क्योंकि हर किसी को कुछ भी बोलने की परमिशन होगी तो समाज में जो अराजकता है और जो असमानताएं हैं या ये कहें थोड़ी सी लड़ाई झगड़े ऐसी सिचुएशन बन सकती है। इसी वजह से हमें सेंसरशिप का यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता है उसका हनन करती है, क्योंकि अगर सेंसरशिप होगी तो वहाँ हम स्वतंत्रता को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिकारों की रक्षा। सेंसरशिप का एक अन्य पहलू ये है कि यह गलत जानकारी या भ्रामक सामग्री को फैलने से रोकने के लिए उपयोगी की जाती है। यानी ये गलत जानकारी और या फिर भ्रामक चीज़ों को फैलने से बहुत जल्दी तरीके से रोक लेती है। यह एक विचारधारा के खिलाफ नफरत फैलाने या हिंसा को भड़काने वाली
सामग्री को प्रतिबंधित करने में मदद करती है, लेकिन इससे भी व्यक्तियों की अधिकारों का हनन हो सकता है। यानी ये हिंसा को और जो भड़काने वाली चीज़ें होती हैं उनको रोकने का तो कार्य करती है सेंसरशिप, लेकिन ये कहीं न कहीं जो व्यक्तियों के अधिकार होते हैं उनका भी हनन करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे संतुलन का महत्व, यानी इसमें संतुलन का क्या महत्व है। पहला आप लिख सकते हैं, समाज में सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लोग अपने बात कह सकें, जबकि साथ ही किसी प्रकार की हानिकारक सामग्री को भी रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन इसे इस तरह से संतुलित किया जाना चाहिए कि गलत सूचना या घृणा शब्द भाषणों को बढ़ावा ना दे। यानी देखिए जो सेंसरशिप है वो भी आवश्यक है। जैसे कि हम अगर प्रेस का उदाहरण लें तो प्रेस को स्वतंत्रता है लोकतंत्र में, लेकिन प्रेस पर थोड़ी सी सेंसरशिप होनी चाहिए ताकि वो घृणा वाले शब्द या ऐसे शब्दों का यूज ना करें जो समाज में अराजकता फैलाएं। ठीक है, तो थोड़ी सी हम कह सकते हैं जो सेंसरशिप है वो भी अनिवार्य है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच संबंध जटिल है, यानी दोनों के बीच का जो संबंध है वो जटिल है। किस तरह से, अभी हमने देखा। यह आवश्यक है कि समाज में एक संतुलन बनाए रखा जाए ताकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता का सम्मान किया जा सके, जबकि सामाजिक स्थिरता और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। यानी जो सामाजिक स्थिरता है और जो सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंसरशिप और निगरानी कानून के शासन को कैसे प्रतिबंधित या चुनौती देता है। यानी जो सेंसरशिप है वो निगरानी जो कानून होता है उसको किस तरह से प्रतिबंधित या ये कहें चुनौती दे सकता है। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेंसरशिप और निगरानी कानून का तात्पर्य उन नीतियों और प्रक्रियाओं से है जिनका उपयोग सरकार या अन्य संस्थाएं जानकारियों को एकत्रित करने और व्यक्तियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए करते हैं। ठीक है, यह दोनों सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं दोनों ही जो चीज़ें हैं किसी भी लोकतांत्रिक सरकार पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे संदर्भ। अब इसके अंतर्गत आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। किस तरह से, पहला आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता का हनन। किस तरह से स्वतंत्रता का हनन होता है इसमें, चलिए देखते हैं। सेंसरशिप और निगरानी कानून दोनों ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, दोनों ही जो कानून है वो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको हनन करने का कार्य करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं दोनों ही व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको हनन करते हैं। सेंसरशिप सूचना के प्रवाह को रोकती है, जबकि निगरानी कानून व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनीयता को सीमित करती है। जब सरकार नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी करती है तो यह स्वतंत्रता की भावना को कमजोर कर सकती है। यानी जो हमारी निगरानी कानून होता है उसके अंतर्गत जो भी सरकार के नागरिक होते हैं या जितने भी नागरिक होते हैं उनकी सारी ही गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है सरकार द्वारा, जो कि हमारा निगरानी कानून के अंतर्गत आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारा खौफ का माहौल। किस तरह से खौफ का माहौल होता है, चलिए देख लेते हैं। जब नागरिकों को यह पता चलता है कि वह निगरानी में है तो वह अपने विचारों और अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने में संकोच कर सकते हैं। यानी देखिए, अगर आपको भी पता चले कि कोई आप पे निगरानी रख रहा है, आपकी जितनी भी एक्टिविटी हैं सभी आपकी जो है मोनिटाइज हो रही हैं, तो क्या होगा, आपका जो खौफ है वो बढ़ जाएगा कि कहीं मेरे मुंह से या मैं कुछ ऐसे ना बोल दूं जो मेरे लिए या फिर मेरे परिवार के लिए घातक हो। तो इस वजह से जो खौफ का माहौल होता है वो पैदा हो जाता है। यह खौफ का माहौल एक लोकतांत्रिक समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारे जो लोकतांत्रिक समाज होता है उसमें खौफ का माहौल नहीं होता, इसीलिए ये हानिकारक है। सेंसरशिप और निगरानी दोनों मिलाकर समाज में एक डर का वातावरण पैदा कर देते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विचारों की विविधताओं का दमन। किस तरह से विचारों की विविधताओं का दमन होता है, चलिए देख लेते हैं। सेंसरशिप विचारों की विविधताओं को सीमित करते हैं, यह सुनिश्चित नहीं करते कि विभिन्न दृष्टिकोणों को सुना जा सके। इस प्रकार निगरानी कानून किसी भी वैकल्पिक विचारधारा या विरोधी आवाजों को दबाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर जो वैकल्पिक जितनी भी चीजें होती हैं या कोई भी आवाज होती है उसको दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है, ताकि जो अपने विचार हैं या जो जनता चाहती है वो सामने ना प्रकट हो। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे है हमारा कानून का प्रभाव।
किस तरह से कानून का प्रभाव होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। कानून के प्रभाव के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, सेंसरशिप और निगरानी कानून के प्रभाव को चुनौती देने के लिए नागरिक समाज को संगठित होना चाहिए। इन्हें इस पर जोर देना चाहिए कि सरकारें जनता की जानकारी के अधिकार का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की अवैध सेंसरशिप या निगरानी को रोक सके, यानी जो अवैध प्रकार की सेंसरशिप या फिर निगरानी होती है उसको रोका जा सके, ताकि कोई भी ऐसे ही मुंह उठाकर हम पे जो रोक है या फिर ये कहें हमारी जो पर्सनल चीजें हैं उनमें इंटरफेयर ना करे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त जागरूकता फैलाना और शिक्षा प्रदान करने से नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, सेंसरशिप और निगरानी कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों को चुनौती देते हैं। इन दोनों का प्रभाव नागरिकों की स्वतंत्रता और गोपनीयता पर पड़ता है, जिससे एक स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये सारी चीज़ें अगर ना रोकी जाएं तो एक लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वहाँ सेंसरशिप या ये कहें निगरानी कानून की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत सभी को समान अधिकार, सभी को समान जितनी भी चीज़ें हैं या ये कहें जो पर्सनल चीज़ें हैं उन्हें पर्सनल रखने का अधिकार होता है। बल्कि जो हमारा सेंसरशिप और जो निगरानी कानून है इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या चीन की राजनीतिक व्यवस्था निगरानी और राज्य सेंसरशिप का समर्थन करते हैं? यानी जो चीन की सरकार है क्या वो राज्य निगरानी या फिर सेंसरशिप का समर्थन करते हैं या नहीं करते? किस तरह से हम देख सकते हैं, पहले हम देखेंगे परिभाषा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, चीन की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य सेंसरशिप और निगरानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर हम चीन की बात करें तो वहाँ पर जो निगरानी है और सेंसरशिप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यह व्यवस्था एक केंद्रीकृत राजनीतिक संरचना पर आधारित है, जहाँ सरकार जानकारी पर नियंत्रण करती है और नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी करती है। क्योंकि चीन में हम सेंसरशिप या फिर जो हमारी निगरानी वाली कानून व्यवस्था है उसको देख सकते हैं। सेंसरशिप का तंत्र, किस तरह से सेंसरशिप का एक तंत्र होता है, चलिए देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं, सूचना नियंत्रण, किस तरह से चीन सरकार इंटरनेट पर जानकारी को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी उपयोगों का उपयोग करती है। यानी अगर हम चीन की बात करें तो वहाँ इंटरनेट पर भी कोई भी चीज़ ऐसी अवेलेबल या कोई भी चीज़ ऐसी पब्लिश नहीं हो सकती जो सरकार के खिलाफ हो या फिर सरकार को कहीं हानि पहुंचा रही हो, जो वहाँ के लोगों को अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वहाँ निगरानी वाला कानून है। ठीक है, जिसे ग्रेट फायरवॉल कहा जाता है। यह न केवल विदेशी वेबसाइटों को ब्लॉक कर सकती है बल्कि किसी भी सामग्री को भी सेंसर करती है जो सरकार के लिए असुविधाजनक हो सकती है। यानी देखिए यहाँ पर एक ग्रेट फायरवॉल की तरह एक हम कह सकते हैं एक नेटवर्क, जो कि चीन के ही नहीं बल्कि जो अदर वेबसाइट होती हैं उनके भी पास अगर कोई ऐसा डाटा है जो चीन के खिलाफ है या चीन नहीं चाहता उसको पब्लिश करवाना, तो वहाँ से भी उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आप इसमें लिख सकते हैं, मीडिया पर नियंत्रण, सरकारी मीडिया केवल उन समाचारों को प्रसारित करती है जो सरकार की विचारधाराओं के अनुकूल होते हैं। इस प्रकार स्वतंत्र प्रेस का अस्तित्व नहीं है और पत्रकारों का अक्सर सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो स्वतंत्र प्रेस होती है या स्वतंत्रता होती है वो बिल्कुल नहीं है, और जो पत्रकार होते हैं उन्हें मोस्टली जो सेंसरशिप होती है उसका सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे निगरानी का तंत्र, किस तरह से निगरानी का तंत्र है, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं तकनीकी निगरानी, किस तरह से चीन की सरकार अत्यधिक तकनीकी जैसे कि चेहरे की पहचान और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को अपने नागरिकों की गतिविधियों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहे। यानी सरकार जो है वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनके बारे में, उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं उनके बारे में निरंतर जानने का प्रयास करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक क्रेडिट प्रणाली, किस तरह से चीन ने एक सामाजिक क्रेडिट प्रणाली भी लागू की है जो नागरिकों के व्यवहार को ट्रैक करती है और उनके सामाजिक व्यवहार के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। यह प्रणाली निगरानी को बढ़ाने और सरकारी नीति नागरिकों को जागरूक करने का एक साधन है। यानी देखिए ये जो प्रणाली है ये नागरिकों की जो व्यवहार है, नागरिकों का जो सामाजिक व्यवहार है उसको मापने का कार्य करती है और इसी अकॉर्डिंग ये रेट भी देती है नागरिकों को, जिसकी वजह से क्या होता है
निगरानी की निगरानी हो जाती है और नागरिकों को लगता है कि हमारा बिहेवियर कितना अच्छा है, या ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे राजनीति और सामाजिक प्रभाव, यानी राजनीति पर और सामाजिक क्या प्रभाव होते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं, सेंसरशिप और निगरानी के कारण नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार सीमित होते हैं। यह उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने और राजनीतिक रूप से सक्रिय होने में संकोच करता है। यानी देखिए, जो सेंसरशिप है और जो निगरानी है वो नागरिकों को स्वतंत्र होने की और जो हमारे अधिकार होते हैं या बोलने की ऐसी चीज़ों से वंचित कर देता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो सोचते हैं बोलने से पहले भी, क्योंकि वहाँ पर सेंसरशिप जैसी चीज़ें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त यह एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देती है जिसमें लोग अपने विचारों को व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं, जिसमें एक प्रकार की राजनीतिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। यानी देखिए, ये एक ऐसे समाज की स्थापना कर देती है जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहने से पहले हिचकिचाता है, कहीं उसके मुँह से कुछ गलत वर्ड ना निकल जाए या कुछ गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से उसको उसको ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ी को भी सज़ा दे दी जाती है, चीन जैसे देशों में। तो ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। चीन की राजनीतिक व्यवस्था निगरानी और राज्य सेंसरशिप का समर्थन करती है। यह निगरानी की स्वतंत्रता को सीमित करने और सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक प्रणाली बनाती है। इस प्रकार यह एक ऐसा वातावरण बनाती है जिसमें विपक्ष को दबाया जाता है और नागरिकों की आवाज़ों को कमज़ोर किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरह से कोई सेंसरशिप जो होती है वो पूरे ही देश को प्रभावित करती हुई हमें दिखाई देती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंसरशिप के लिए राज्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख प्रकार के तरीके रणनीति क्या हैं। यानी जो सेंसरशिप है उसके द्वारा जो उपयोग किए जाते हैं, उसके द्वारा जो तरीके प्रयोग किए जाते हैं, रणनीतियाँ प्रयोग की जाती हैं सेंसरशिप के लिए, वो कौन-कौन से हैं? तो पहले हम देखेंगे परिभाषा। इसकी परिभाषा या फिर ये कहें इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, सेंसरशिप उन तरीकों और रणनीतियों का उपयोग है जो सरकारें सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने, विचारों को दबाने और सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनाते हैं। यह तरीके विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रभावित करते हैं। यानी ये जो है, ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश के नागरिकों की जो विचार हैं उनको दबाने और जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है या उनकी जो गतिविधियां होती हैं उनको रोकने का कार्य करती हैं, ठीक है। अब इसके प्रमुख जो तरीके होते हैं, वो पहला है हमारा सूचना का प्रबंधन। किस तरह से सूचना का प्रबंधन होता है, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, सरकारें किसी विशेष सूचना को छुपाने के लिए मीडिया को नियंत्रित करती हैं। यह सरकारी अधिकारियों द्वारा जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियमों और दिशा निर्देशों को लागू किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फ़िल्टरिंग और ब्लॉकिंग किस तरह से। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इंटरनेट पर सेंसरशिप के लिए ग्रेट फायरवॉल जैसे तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये तकनीकें उन वेबसाइटों और सामग्रियों को ब्लॉक कर देती हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निगरानी और डेटा सामग्री। किस तरह से निगरानी और डेटा सामग्री को हम देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, सरकारें नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी करती हैं और डेटा सामग्री करती हैं, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से विचार या सामग्री उनके नियंत्रण के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे प्रतिबंधात्मक कानून। किस तरह से इसमें आप लिख सकते हैं, कई देशों में सेंसरशिप को वैध बनाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। यह कानून अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक सद्भाव के नाम से लागू किए जाते हैं, ताकि जो सेंसरशिप है उसको लागू किया जा सके और वैध बताया जा सके अवैध की जगह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संपर्क के माध्यमों पर नियंत्रण। किस तरह से इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, सरकारें संचार के माध्यमों को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया। इन माध्यमों पर सरकारों की निगरानी होती है और असामान्य या अस्वीकार्य सामग्री को ये हटा देती है। यानी जो सरकारें होती हैं वो टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया और जो हमारी सोशल मीडिया है उन सभी पर नियंत्रण कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो भी उन्हें ऐसी चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ें नहीं है उसको ये रिमूव कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा और विचारधाराओं पर नियंत्रण। किस तरह से शिक्षा और विचारधाराओं पर नियंत्रण करती है सरकार, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों को नियंत्रित करने सरकारी विचारधाराओं को भी सेंसर कर सकती है। यह सुनिश्चित करती है कि केवल वही विचार या जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जो सरकार के अनुकूल हो। यानी देखिए, जो स्कूल होते हैं या कॉलेजेस होते हैं उनकी जो पाठ्य पुस्तक होती हैं, जो बुक्स वगैरह होती हैं, उनको भी नियंत्रित किया जा सकता है और जो छात्र होते हैं उन तक सिर्फ वही जानकारी पहुंचाई जा सकती है जो सिर्फ सरकार के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, जिसकी वजह से जो
सरकार है उसके खिलाफ कोई ना जाए, ये भी एक सेंसरशिप की वजह से हो सकता है, या फिर एक निगरानी सरकार हो सकती है। निगरानी कानून के अंतर्गत हम इसको बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका प्रभाव, कि इसका प्रभाव क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। इसके प्रभाव के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, पहला, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, सेंसरशिप की यह रणनीतियां एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जहां व्यक्तियों को स्वतंत्रता से विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं होती। यह सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वो कमजोर कर देती हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी विचार अपना प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है, आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, राज्य द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख सेंसरशिप रणनीतियां सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने, नागरिकों की गतिविधियों को निगरानी करने और विचारों को दबाने के लिए होती हैं। इन रणनीतियों का उद्देश्य सामाजिक स्थिरता बनाए रखना होता है, लेकिन यह अक्सर नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन करती हैं। यानी देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो जो मोस्टली सरकार होती है वो नागरिकों की गतिविधियों को निगरानी करने और जो विचार होते हैं उनको दबाने के लिए और नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं इनका उद्देश्य सामाजिक स्थिरता बनाए रखना होता है, लेकिन ये नागरिकों की जो स्वतंत्रता होती है और जो अधिकार होते हैं उनका हनन कर रहे होते हैं। तो ये सारे, आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आके होंगे। एंड इससे आगे के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप उसकी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DOSL को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको फ्री में ऐप मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये सारे फीचर्स आपको इस ऐप में देखने को मिलेंगे जो कि आपकी स्टडी को और भी ईजी बना देंगे। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी